The energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is this. तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? कितनी होती है? व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? तो फिफ्थ ऑर्बिट की कितनी एनर्जी हो जाएगी इफ दिस इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट? ओके, नाउ वी नो दैट ई एन क्या होता है? ई माइनस आर एच बाई एन स्क्वायर ये होता है। तो ई वन क्या होगा? माइनस आर एच बाई वन स्क्वायर। और ई वन कितना दिया है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इज माइनस आर एच। तो आर एच कितना हो जाएगा? कितना हो गया? और आर एच की यूनिट जूल होती है, क्योंकि और कहीं तो यहाँ एनर्जी का आएगा नहीं। सो इसलिए आर एच इज इक्वल टू 2 पॉइंट, क्योंकि दोनों तरफ से निगेटिव कट गया है। आवाज आ रही है? तो फिर हमें पूछा गया है कि फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी? तो माइनस आर एच बाई 5 स्क्वायर। सो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई 5 स्क्वायर। तो अब आप इसकी वैल्यू निकालें। 0.0876 इंटू 10⁻⁻18 जूल, या फिर इसे कहा जा सकता है कि 8.76। इसे बड़ा कर दिया, इसे छोटा कर दो। इसी का सेकंड पार्ट देखो, कहता है रेडियस ऑफ बोथ फिफ्थ ऑर्बिट क्या होगा? तो Rn क्या होता है? पहले फार्मूला लिखो, दैट इज A0n²। सो R5 इज 52.9 पिकोमीटर और इंटू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। वन 1322.5 पिकोमीटर। इसे बदल लेते हैं, 1322.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो यानी मैं 1 पॉइंट ले लूँ, 1.3225। इसे छोटा कर दिया, इसे बड़ा कर दो। सो 1.3225 नैनोमीटर। रेडियस भी नैनोमीटर में हो सकता है, तो ये भी एक लेंथ थी, तो नैनोमीटर। वेवलेंथ भी नैनोमीटर में हो सकती है, 2.17। नाउ टू पॉइंट 17 क्या कहता है क्वेश्चन? कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेव ट्रांजिशन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर चाहिए, जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो क्या शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी क्या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए? बताओ। और अगर लीस्ट फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी भी लीस्ट होगी क्या? अरे E इज इक्वल टू एच न्यू नहीं होता है? लेस फ्रीक्वेंसी में लेस एनर्जी नहीं होगी, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब बामर में गिर रही है, कह रहा है बामर सीरीज, तो बामर में तो 2 पे गिरती है, तो 2 पे कहाँ कहाँ से गिर सकती है? क्या आप मुझे बताएंगी कि इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी?
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता दो या लीस्ट फ्रीक्वेंसी बता दो या लीस्ट एनर्जी, इन सब से फोटोन एमिट हो रहा है। तो जो फोटोन एमिट हो रहा है उसमें से सबके पास अपनी अपनी एनर्जी होगी। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? चलो यहाँ से शुरू करो, हाईएस्ट एनर्जी किस में निकले? 5 to 2। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो है हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर लोवेस्ट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हुई ना? बोलो। वेवलेंथ पढ़ना, आपकी बुक है आपके पास, आप पीछे पलट के देख सकती हैं। तो ये पर्पल वाली होती है जो सबसे ऊपर से गिरती है। मैंने उल्टा बना दिया फिगर बुक के हिसाब से, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई। अब इसके बाद दूसरा कौन सा होगा? इंडिगो होगा 524 के करीब, 484 था। फिर उसके बाद ग्रीन हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा, यही चार हैं। तो अब बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी हुई? कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करें? बोलो। 3 से 2। हाँ, तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हुई। या इसे कह सकते हो कि शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी या लीस्ट एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर ऐसा वो करे तो उसका वेव नंबर क्या होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का? तो ई का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा ई का। तो इट इज फ्रॉम n is equals to 3 to n is equals to 2 transition. Photon emitted will have longest wavelength. तो अब ये भी 1/n आई स्क्वायर माइनस 1/n एफ स्क्वायर। डेल्टा ई खुद क्या होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो एनर्जी का लॉस होगा, ये निगेटिव होगा, कोई बात नहीं। तो डेल्टा ई क्या होता है? क्या ये hc/λ होता है? और 1/λ क्या वेव नंबर होता है? बोलो। तो मैं 1/λ यहाँ छोड़ देता हूँ, यही तो वेव नंबर है, वेव नंबर ही तो पूछा गया है। और 2.18 इंटू 10⁻−18, उसके नीचे hc लिखो। hc की वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁸। और अंदर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अभी भी मॉड लगाती रहो, अभी निगेटिव आने वाला है। सो ये वैल्यू कितनी आ गई? 36 4 - 9, ये तो निगेटिव आ जाएगा। बाकी बाहर का क्या करें? बाहर के लिए कुछ करो तो फिर बात बन जाए। -26 है तो 8 पड़ जाएगा। इन सब का कुछ करो। ये भी बता दे रहे -5/36, 2.18 इंटू -5, 6.626 इंटू 3 इंटू 36। इन सब को कैलकुलेट करो और वो पॉजिटिव में लिख देंगे, यही वेव नंबर होगा। वेव नंबर की यूनिट क्या होती है? अच्छी बात कही है। चलो
0.0152 इंटू 10⁸ पर मीटर, उससे निकल आया बाहर पर मीटर। अब इसे लिखो 1.52, इसे मैंने बड़ा कर दिया। चेक करो आंसर क्या यही है, पीछे तो दिया होना चाहिए 2.17। 2.17 है, 1.523 इंटू 10⁶। ठीक है, इसमें 3 और लिखा है, 3 आया होगा आपके कैलकुलेटर में, जरूर आया था क्या? Yes, sir. चलो अब आगे की बात करो। 2.18 कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट। अब कह रहा है फर्स्ट से फिफ्थ पे ले जाओ, तब तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको गेन हो जाएगा। डेल्टा ई कैसा हो जाएगा, क्या पॉजिटिव हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, तो उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब फिफ्थ से किस में लौटे, 1 में, तो वही जो एनर्जी दी उसी को लैम्डा में बदल देना, उसी का फोटोन निकाल देगा। बार बार फिर से अब एनर्जी ना निकालना भाई, जितनी एनर्जी दोगे और जब लौटेगा तो क्या उसी के करस्पॉन्डिंग फोटोन नहीं निकालेगा, पहले फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो 1 से 5 में जाएगा, 5 से जब 1 में आएगा तो क्या वही फोटोन एमिट नहीं कर देगा। Yes, sir. तो उस फोटोन का लैम्डा पूछा गया। पहले पूछा एनर्जी बताओ ऊपर ले जाने के लिए, फिर कहता है जब वो वापस आए तो किस लैम्डा का फोटोन निकलेगा। दो चीज पूछा जा रहा है। सो डेल्टा ई कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो 1/ni² माइनस 1/nf²। सो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 कहाँ से जा रहा है, कहाँ को जा रहा है। सो 2.18 मॉड लगाया नहीं क्योंकि मालूम है चीज़ पॉजिटिव आने वाली है, लगाना हो तो लगा भी सकती हो। 21/25 इसको निकालो, डेल्टा ई कितना है। दिस मच एनर्जी का गेन हुआ है, सो यू हैव टू प्रोवाइड इट। One point 831. इतने जूल। एज देयर इज ए गेन ऑफ 1.831, तो एज देयर इज गेन ऑफ 1.831 इंटू 10⁻⁻18 जूल एनर्जी, so we have to provide this energy, for excitation of electron, the exciting of electron. When electron comes back to ground state, यानी 1 पे चला है, पहले 1 से 5 में गया था, फिर से 1 पे चला आया, then it will emit a photon of equivalent energy, जितनी ली थी उतनी का ही देगा, equivalent energy। then the lambda of corresponding फोटोन, उसका लैम्डा निकालना है। तो जो डेल्टा ई उसने निकाली है, लूज Sir, से 2.08 आंसर आया है। क्या 2.08 आया है।
से कहाँ पर भेजा गया है? What is the energy shift the electron from first Bohr orbit to fifth Bohr orbit? Energy 2.08 क्या आया है? एनर्जी 2.18। एक मिनट, आर्ग्स में निकाली क्या? आर्ग्स में कर लो, लेकिन 2.08 आ रही है। चलो एक बार और देखो पीछे, 1 से 5th में की। हाँ बोलो बोलो। 2.18 into 24 होगा। हाँ ये सही बात है, 24 से करो इसको। टू पॉइंट जीरो नाइन हो गया। ठीक है, चलो ठीक है इतना। अब ये बात हो गई। अब एक बात और देख लो, अर्ग में कह रहा है पीछे, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बताओ? तो 09 इंटू 10 टू द पावर -18, ये जूल लिखो और नीचे लिखो 1 जूल और ऊपर लिखो 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो अब जूल से जूल कटा तो ये 2.09 इंटू 10 टू द पावर -11 अर्ग आ गया। ठीक, अब देखो अर्ग में तो लेमडा नहीं निकलेगा, हमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो दिस इज 2.09 आ गई एनर्जी। 2.09 आ गई। अब इससे लेमडा निकाल लो। डेल्टा ई क्या होता है? एच बाई लेमडा, है ना? जितने का डिफरेंस होगा उसी के बराबर तो फोटोन निकलेगा कि नहीं? तो 10 टू द पावर -18। अब लेमडा निकाल लो, एच सी यहाँ रखो, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -20 -34 और इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लेमडा निकाल लीजिए आप, इन सबको मल्टीप्लाई करिए, बाकी हम डिजिट हम देख लेते हैं। तो ये 26 है, 8 बचेगा। नाइन 9.511 पीछे एंगस्ट्राम में दिया है, एंगस्ट्राम में कैसे दे दिया? निगेटिव में आया। ओके ओके, माइनस ही आ गया। और 951 कर दें तो क्या ये -10 हो जाएगा? और ये क्या 951.1 एंगस्ट्राम हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी गई थी, चलो खैर हमने तो उससे निकाल ली, अर्ग में दी थी, अर्ग से हो जाएगा 2.19 दिया गया था। एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ये तो हमें पता है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली, 2 से कम्प्लीटली निकालना चाहते हैं, तो 2 से कहाँ ले जाएं? हाँ, तो 2 से इन्फिनिटी ले जाओ। और कहता है कि ऐसा करने के लिए ये है, और ये 2 पे इलेक्ट्रॉन है, 1 पे नहीं है, 2 पे। और वहाँ से इसको इन्फिनिटी ले जाओ। तो कह रहा है कि जो हम इसको फोटोन देंगे उसकी लेमडा क्या होगी? लेमडा भी पूछ रहा है, पहले तो एनर्जी पूछ रहा है फिर लेमडा। तो जो भी एनर्जी देंगे डेल्टा ई को एच बाई लेमडा कर देना, जैसे भी पिछले में किया है। तो n इज इक्वल टू 2 से कहाँ ट्रांजिशन करना है? इन्फिनिटी पर। सो डेल्टा ई का क्या फार्मूला होता है? उसको फ़ायदा होगा, डेल्टा ई पॉजिटिव ही आएगा। सो 2.18, इसीलिए मॉड नहीं लगा रहा हूँ। 1/ni² माइनस 1/nf²। इसे भी आप NiNF लिख सकते हैं।
तो 1/∞² 1/4 आ गया। अब देखो डेल्टा ई की क्या वैल्यू आई, इसे तो पता कर ही लो। जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव 545 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये आ गया। अब डेल्टा ई हो गई। सो दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी required to permanently ionize electron in n is equals to 2 is 0.545 into 10⁻⁻18 joule and lambda for it corresponding. So delta E क्या होता है? That is 0.545 into 10⁻⁻18, लेकिन ये तो SC बाई लैम्डा भी होता है। लैम्डा को वहाँ ले जाओ और SC तो यहाँ रहेगा, चलिए बताइए पावर तो इसमें क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगी। थर्टी सिक्स पॉइंट फोर सेवन थ्री। 36.473, तो 364 कर लो, फिर ये नैनोमीटर में आ जाएगा। ये लगभग अगर आप देखोगे तो ये ब्लू रीजन में पड़ रहा है। 350 से तो शुरू ही होता है, पर या वायलेट रीजन में पड़ेगा। ये मीटर, ये चीज हो गई। अब देखो जहां पर इंटर कन्वर्जन करना, दोनों जगह यूनिट दिखाना। देखो यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो 2.20, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन है तो बता सकती हो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली की इक्वेशन तो बताइए। H बाई हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, तो बस इसी में रख दो। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होगा। (9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। ये सब कुछ इसमें रख दो, और चाहे तो लिख दो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नाउ 9.1, it is de Broglie's dual nature for matter particle. तो 10⁻⁻34 है। हाँ H की वैल्यू। हाँ ठीक ठीक। सो (34) है। अब ये बचेगा -3, और -3 में अगर 7 माइनस और लगा दो तो दैट इज -10। निकालिए।
0 पॉइंट कितना बताया? 355। चेक करो पीछे जरा, यही है ये लैम्डा कुछ कम ही आ रहा है। दिस मच मीटर, टू पॉइंट टू जीरो थ्री, सर यही है। 3.55 आ गया, ठीक है 3.55 पीछे आ रहा है। अच्छा 2.11 करो, 2.21 करो। 21 क्या कहता है कि मास दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, वेवलेंथ निकालो। कौन सा फार्मूला लगाओगी? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है? 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। अब बताओ कैसे लैम्डा निकालें? बताइए। E is equals to work function plus kinetic energy। वर्क फंक्शन ये कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ी है। वर्क फंक्शन भी कहाँ दिया हुआ है? कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन बस ऐसे मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है, और इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है लैम्डा निकालो। अब कहाँ इसमें वर्क फंक्शन है, कहाँ से मिल जाए? H/mv। तो v कहाँ से आएगा? सर लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो v कैसे पाओगी? काइनेटिक एनर्जी से। हाँ वही पूछना। तो इट इज काइनेटिक एनर्जी कितनी है? -31 है। ओके तो ये 2 से इधर गया 6 हो गया, और 9.1 इंटू 10⁻⁻25 और अपॉन -31, ये v स्क्वायर है। पता करो कितना होगा, यहाँ से तो 6 की पावर आ जाएगी। सिक्स फाइव नाइन आ रहा है, तो मैं इसको करता हूँ 65.9 और इंटू 10⁻⁴, और इसका ले लेता हूँ रूट, और ये v ले लेता हूँ और टेकिंग पॉजिटिव साइन। बताओ। 0.811। क्यों? तो इतनी वेलोसिटी हो गई, 811 मीटर पर सेकंड हो गई। वो ये चीज़ तो क्या आ गई? अभी v आई है, और अब हमें क्या चाहिए? डी ब्रोगलीज इक्वेशन। तो इट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और जबकि 811 आ गया। अब इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करो। 6.626 अपॉन 9.1 इंटू 811 को कैलकुलेट करो, और यहाँ पर 10⁻⁻³ आया है।
8-9 ना। चलो अब इसको मैं करता हूँ 4 डिजिट के इधर, तो 8.9 है, 4 भी कर सकते हो, 5 भी, 6 भी, 6 कर लो, 890 कर लो, तो ये 10⁻⁻9 मीटर आ गया। पीछे 890 नैनोमीटर दिया होगा, दिया है। कि कम ज़्यादा दिया है, देखता हूँ। 8967 angstrom. 8967 उसे एंगस्ट्रॉम में बदल दिया, ठीक है, एक और बढ़ा दो तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, सही है। क्योंकि ये क्या है, 890 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और 8900 कर दो, बढ़ा दो तो -10 मीटर हुआ, हो गया कि नहीं? Yes, sir. ओके अब आप आ जाइए 2.32 पे। 2.32 पे क्या कह रहा है, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली, तो अच्छा हमने आपको ये बता दिया था कि जिस ऑर्बिट में रहेगा उसमें उसकी इतनी वेव बनेंगी। मान लो nth ऑर्बिट में है तो वो कितनी वेव्स बनाएगा, ऐसे ही है कुछ। चलो मान लो यहाँ पे हमने ठीक नहीं बनाया, मतलब वो वैसी वेव बनेगा, ये समझ लो। तो nth है, ये कौन सी है, nth ऑर्बिट, तो इसमें क्या है, n वेव्स हैं, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी क्या वो n लेमडा के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो इसका 1 लेमडा हो जाएगा, 1 लेमडा, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या सेकंड लेमडा होगा, लेमडा लेमडा, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या तीसरा लेमडा होगा, बताओ। Yes, sir. तो n लेमडा हो गया। लेकिन सरकमफ्रेंस खुद क्या होती है, क्या 2πr n होगी, और डी ब्रॉगली के थ्योरी के हिसाब से लेमडा की क्या वैल्यू होती है, h/mv, तो mv को इधर ले जाओ, तो mv/r(n) इज इक्वल टू क्या nh/2π, क्या इससे बोर का फोर्थ पोस्टुलेट सिद्ध होता है कि एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nth इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। Yes, sir. of nth orbit is nth multiple of h/2π। यही चीज पूछी गई थी, एक करके दिखा दिया, is integral multiple circumference of Bohr orbit is integral multiple of de Broglie's wavelength। चलो ये चीज पूछी नहीं गई है, हमें पलट के दिखाना पड़ेगा, ये नहीं दिखाना है, इसको कट करो, उल्टा चलना पड़ेगा। mv/r(n) क्या होता है, क्या nh/2π, तो बताओ 2πr(n) क्या होता है, क्या nh/mv, और 2πr क्या सरकमफ्रेंस होगी, और h/2π लेमडा, ये प्रूव करना था कि सरकमफ्रेंस इज nth मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। पढ़ो जरा क्वेश्चन, लिखा है कि नहीं, Yes, sir. ये हमें ऐसे करना, हमको ये बोर्स पोस्टुलेट, ऐसे लिखो बोर्स पोस्टुलेट से ये चीज प्रूव कर देनी है। अब जरा 2.33 पे आओ, क्या कह रहा है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो
उसकी वेवलेंथ और उसकी वेवलेंथ सेम हो। अच्छा, वेवलेंथ का क्या फार्मूला होता है? क्या आर एच बाई, देख लो ध्यान देना, बताओ एच सी बाई लेमडा क्या होता है? अच्छा, ये होता है, तो 1 बाई लेमडा क्या होगा? क्या आर एच बाई एच सी हो जाएगा? वही एच सी बाई लेमडा ही तो है, उसको इधर ले आए, बोलो। Yes, sir. और ये क्या है? ये ट्रांजिशन है, तो 1/n आई स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, बिल्कुल वही फार्मूला है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, मान लो अगर ये फॉर एच एटम हो, तो अब 1/λ आर एच बाई एच सी और 1/n, अभी इसमें एन आई स्क्वायर, ये भी कोई ट्रांजिशन ही होगा, मुझे मालूम नहीं है कौन सा ट्रांजिशन होगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा। ये हीलियम का है तो डैश डैश लगाएं, अब हीलियम के लिए तो डैश डैश होगा, और हीलियम के लिए क्या जो एनर्जी होती है उसमें जेड स्क्वायर भी लगता है। Yes, sir. हीलियम है वही चीज़, वही एनर्जी का फार्मूला है कि नहीं? इसमें 1 स्क्वायर, इसमें जेड स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर लगा दो। अभी हम लिख देते हैं 2 स्क्वायर आर एच बाई एच सी और एन आई स्क्वायर का डैश और एन एफ स्क्वायर का डैश, और यहाँ 2 स्क्वायर लिखना ठीक रहेगा। Yes, sir. एज लेमडा इन बोथ द केस इज सेम, तो क्या 1/λ भी सेम होगा? Yes, sir. ठीक है, सो लेमडा इन बोथ ट्रांजिशन इज सेम, सो 1/λ इज ऑल्सो सेम। तो अगर वो सेम होगा तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि दोनों के लेफ्ट का लेमडा तो सेम ही है। Yes, sir. तो अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास, अब देखो, एक तरफ बनेगा आर एच बाई एच सी और 1/ni स्क्वायर और 1/nf स्क्वायर, और जबकि दूसरी तरफ आर एच बाई एच सी और 1/ni स्क्वायर डैश और माइनस 1/nf स्क्वायर डैश और 2 स्क्वायर, बोलो ठीक? Yes, sir. क्या ये दोनों कट गए? इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा ना। और अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि बामर ट्रांजिशन हाइड्रोजन, अगर हीलियम में बामर ट्रांजिशन हो 4 से 2 पे पहुंचे, तो हीलियम का तो नंबर दे ही रहा है। हीलियम का कितना नंबर दे रहा है बताओ? 1 इनिशियल, कहां से कहां पहुंच रहा है, ठीक? और ये 2 स्क्वायर, लेकिन यहां आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन में क्या होगा वो ट्रांजिशन। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. हीलियम का दे रहा है, देख लो 4 से 2, और हाइड्रोजन में पूछ रहा है कि हीलियम में 4 से 2 पे गिरे तो जो लेमडा दे, तो हाइड्रोजन में कहां से कहां गिरे तो वही लेमडा दे, ऐसा पूछ रहा है। तो इट इज 1/16 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 से कटेगा तो 4, तो क्या ये -3/4 हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हैं कंपेयर करने पर कि 1 से, अगर ये 2 से 1 में गिरे तो यही चीज आ जाती? बोलो, दिखने से तो यही लग रहा है कि I कितना हो जाए 2 और NF कितना हो जाए 1। 1/2 स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है बताओ? 1/4 माइनस 1 कितना होता है? क्या -3/4 नहीं होता? फिर से देख लो, इस चीज को क्या रखूं मैं?
तो इसको ऐसे ही रखो और इसको NF स्क्वायर रखो, और उधर क्या मैं 1/1 स्क्वायर माई 1/2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर रख दूं? क्या वही चीज -3/4 होती? बोलो। Yes, sir. और अब तो कंपेयर कर सकती हो। Yes, sir. नाउ कंपेयरिंग, यहाँ भी ना लिखो कि हम पहले नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बाद में कंपेयर करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब कर लो कंपेयर। तो Ni2 हो गया और NF कितना हो गया? 1। यानी वो कह रहा है हीलियम में 4 से 2 पे गिरे तो जो लैम्डा मिले, ये देखो ये है 2, तो हीलियम में मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये 1 ये 2, 4 से 2 पे गिर रहा है, 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन में तो 2 से 1 ही पे गिर जाए, तो हाइड्रोजन में ये हीलियम में दूर दूर पे गिरे तब भी इतना अट्रैक्शन है कि वही दे देगा लैम्डा, और यहाँ 1 पे गिरना पड़ेगा उसी लैम्डा की। समझ में आई बात? क्योंकि हीलियम में अट्रैक्शन ज़्यादा है। हो सकता है हीलियम में 2 पे गिरने पर ही लाइमन सीरीज आती हो, क्योंकि 1 पे गिरने पे इसमें लाइमन आती है कि नहीं, Yes, sir. और उसमें 2 पे ही गिरने पे लाइमन आ रही है। ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को नहीं दर्शाता? Yes, sir. चलो 2.34 कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। अगर मैं हीलियम प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो भी निकाल लेना चाहता हूँ, उसका आयोनाइजेशन, एक ही तो इलेक्ट्रॉन ही था उसमें, उसको भी निकाल लेना चाहता हूँ। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एच एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस, देन फाइंड आउट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हीलियम टू डू सो। उसका एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो भी ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे ले जाना चाहता हूँ। सो टू रिमूव single electron left in He plus from n is equals to 1 to n is equals to infinity, यहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ। तो अब जरा देखो, हाइड्रोजन के केस में जो डेल्टा E होता है वो कितना होगा? 2. रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट लिखो, क्योंकि अब उस वैल्यू की हमें यूज करनी पड़ेगी। सो RH और 1 जहाँ से ले जाओ जहाँ को ले जाओ, तो डेल्टा E क्या दिया है हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट से रिमूवल के लिए? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि उसके रिमूवल के लिए लगी हुई एनर्जी। बोलो। Yes, sir. सो 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, और ये RH है, और अंदर क्या बचेगा? ये तो RH क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, इसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। और हीलियम के लिए, फॉर हीलियम प्लस के लिए, अब उसको आयोनाइज करना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो भी निकाल दिया, तो डेल्टा ई क्या होगा? तो RH और Z स्क्वायर भी होगा, देख लो। बोलो करेक्ट, Yes, sir. क्योंकि Z स्क्वायर ऊपर लगता है, N स्क्वायर तो नीचे है ही है, तो इससे 4 गुनी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। मल्टीप्लाई करो, 18 चौक 72 और 4 दूनी 8। समझ में आ गई बात? चाहे तो पीछे आंसर देख लो। ठीक है,
आया यही कि नहीं आया है? नहीं आया? सर यही है। चलो अब अगला पेज पलटो, देखो 2.49 तक किए थे, कहाँ तक किए थे? कुछ याद आ रहा है? नैनो सेकंड वाला भी कर लिया। 2.50 तक। अच्छा 2.51 करो। कह रहा है द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम इज दिस, सीजियम से निकालने के लिए डब्ल्यू नॉट लग रहा है, ये चीज है। इसी को एच न्यू नॉट भी कह सकते हो, सब एक ही बात है। एच सी बाई लेमडा नॉट भी कह सकते हो। द थ्रेश होल्ड वेवलेंथ निकालनी है। थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, तो वर्क फंक्शन से थ्रेश होल्ड वेवलेंथ कैसे निकालोगे कि जो डब्ल्यू नॉट होता है क्या वो एच सी बाई लेमडा नॉट होता है? यस सर। तो ये, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रख सकते, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो दैट इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट, तो हमें पता नहीं है, तो ये सब चीज़ें नीचे आ जाएंगी। इन दोनों को करो तो 10 टू द पावर माइनस 26 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 भी ऊपर जाएगा तो -5 बचेगा। इतना बन गया। अगर मैं बहुत करूँगा तो भी नैनोमीटर तो नहीं बन पाएगा। 6538.8 इतने बन जाएगा, -9 मीटर 6538.8 नैनोमीटर, यही आना चाहिए। अगर कहीं गलती नहीं की है तो यही है। नाउ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो न्यू नॉट, क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लेमडा नॉट 6538.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। 10 टू द पावर 17 तो हो ही गया, बाकी निकाल लो। 652 नैनोमीटर, 652 नैनोमीटर, एक की एनॉमली आ रही है, एक डिजिट देखें तो आपने क्या निकाला है। सर पावर -7 आएगी। कैसे? -18 को 6 आ गया, -34 है तो 26 आ गया, 19 है, 19 गया, यस यस प्लस। बढ़िया बात बताई, अच्छा कहा है आप। -7 आ गई, अब ये -7 आई है, तो अब क्या करें, 653 कर देना, तो -9 हो जाएगी। 653.88 -9 मीटर, तो 653 नैनोमीटर, अच्छी बात है।
चलो तो ये क्या हो गया 653.88। अब बताओ Zero point zero zero four five eight. फ्रीक्वेंसी है, हम इसे बड़ा कर दें तो 4.5 3 डिजिट तक है, 8 तो इसे छोटा कर दें 3 डिजिट तक का तो 14 हर्ट्ज। ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्या पूछता है, इफ द सीजियम एलिमेंट ऑफ इरेडिएटेड विद वेवलेंथ इज कैलकुलेट द इरेडिएटेड, इस वेवलेंथ को डाला गया है, उसके ऊपर इतनी लाइट डाली गई है, इरेडिएटेड का मतलब इतनी लाइट डाली गई है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी और रिजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की। मान लीजिए सीजियम एटम पर मैंने डाला, जो हमने डाला है उसकी वेवलेंथ है, उससे कहते हैं इरेडिएटेड। तो ये 500 नैनोमीटर का है, तो 500 नैनोमीटर का आपने डाला है, तो इससे इसकी एनर्जी क्या होगी, वो पार्टली तो वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगी और बाकी किस में यूज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। दिस इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो लेमडा दिया है तो एच सी बाई लेमडा, वर्क फंक्शन भी दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.9 इंटू 1.6 कर दो, उसको मैं जूल में बदल ले रहा हूँ, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी से इसकी वेलोसिटी निकाल लेना। तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 500 नैनोमीटर है। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है, 34 है तो 26 आ जाएगा, और 26 में प्लस 9, तो 26 में दैट इज 17 17 आ गया, 10 टू द पावर माइनस 17, बाकी 6.625 इंटू 500, बोलो इससे 0 पॉइंट में कैसे आ गया ये वाला, 0.0397 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, और ये क्या आया, ये और प्लस के, अब इसे इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ये चीज जो है इसको भी माइनस 19 में बदल दो, तो इसे बड़ा कर दो, ये 3.97 है और इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और माइनस 3.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, पावर तो सेम है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 90.93 आ जाएगा कि नहीं। ये काइनेटिक एनर्जी हुई, बताओ। अब काइनेटिक एनर्जी तो पूछता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी तो पूछ ही रहा है, अब वेलोसिटी भी पूछ रहा है, वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या तरीका है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सो 0.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। चूंकि ये किसकी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही है,
इसलिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब लाइट पड़ती तो क्या निकलता है? फोटोन निकलता है कि इलेक्ट्रॉन? Electron. इलेक्ट्रॉन की मास लेना पड़ेगा फिर तो। और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो 0.93 इंटू 2 और डिवाइड किसका कर दो 9.1 का इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई -31। ये v स्क्वायर है। 20 से 21 12 12 आ जाएगा। पावर तो 12 की आ गई, बाकी की बात आप बता दें। 0.204 है, तो मैं इसको 20.4 कर देता हूँ। ऐसा करने से 10 आ जाएगा और फिर रूट ले लेंगे। पावर हमेशा इवन लेना कभी भी जब रूट लेना तो। ऑड पावर का आधा नहीं कर पाओगी। 4.516 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर सारे पीछे से मेल खाने चाहिए। तो ये उसकी वेलोसिटी हो गई। वैसे वेलोसिटी देख लोगी तो ही बात पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं। है, मिल रहा है वेलोसिटी? Yes, sir. चलो 2.52 करो। कह रहा है फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम मेटल इज इरेडिएटेड विद डिफरेंट वेवलेंथ्स, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर हम अलग अलग लैम्डा से निकालते हैं तो हमें उसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी उसकी वेलोसिटी ये मिली है। तो इससे अब हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है और साथ ही साथ ये भी पता करना है प्लैंक्स कांस्टेंट व्हेन सोडियम मेटल इज इरेडिएटेड। ये है। तो और इससे इलेक्ट्रॉन निकला। अब हमें कुछ चीजें पता है कि E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस के। कह रहा है प्लैंक कांस्टेंट निकालो और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो E क्या होता है? क्या h न्यू होता है? और ये h न्यू नॉट होता है प्लस के होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये h अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाएगा? यही तो आएगा। ठीक है, तो और h न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाएगा। और अभी कॉमन ना लो तो और हमें वेलोसिटी भी दे रहा है और हमसे क्या निकलवाना चाहता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये निकलवाना चाहता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है तो h की वैल्यू भी हमें नहीं पता है। तो इसलिए अब ये पता है, k पता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पता है, h नहीं पता है। नाउ जरा चेक करें, अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसे hc बाई लेमडा लिख दूं और इसे hc बाई लेमडा नॉट लिख दूं और प्लस के लिख दूं, और मैं अगर hc कॉमन ले लूं तो क्या वही 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट हो जाएगा? इट इज इक्वल टू के। बताओ। Yes, sir. अच्छा, के क्या होता है? क्या हाफ एम वी स्क्वायर हुआ? Yes, sir. अच्छा, मैं यहाँ 1 लगा दूं, यहाँ 1 लगा दूं, कोई फर्क नहीं है ना। वर्क फंक्शन तो नहीं बदलेगा। फोटोन आप अलग अलग डाल रहे हो, वर्क फंक्शन तो नहीं बदलेगा ना सोडियम के लिए। उसको अगर निकालने के लिए 2 जूल एनर्जी चाहिए तो 2 ही जूल चाहिए, बाकी 10 डाल दो 20 डाल दो, वो तो 2 में निकल जाएगी। बाकी आपकी काइनेटिक एनर्जी है। बताओ। Yes,
तो मैं इसमें अब दूसरे वाले से डालूँ 1/λ2 माइनस 1/λ0, इतनी बात सही है? और इधर भी यही कर दूं, मतलब दो इक्वेशन हमने ले ली और दो इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया। अब मैं अलग अलग लेमडा डालूंगा, हमें हमारे पास अलग अलग लेमडा है, अलग अलग वी है, ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या HC कट गया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट गया? Yes, sir. अब इधर आओ, तो 1/λ कितना दिया है? λ1 500 नैनोमीटर, सो इंटू 10⁻⁻9 माइनस 1/λ0, और वी स्क्वायर इधर ले जाओ। वी स्क्वायर कितना है? सेंटीमीटर में है पर सेकंड, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -2 लग जाएगा। सो 2.55 इंटू 10⁻⁻2, और इसी का स्क्वायर कर दो, बोलो। और वहां पर कितना ले लो? 450 ले लें। ओके, और क्या कर दें बताइए? दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा? 4.35 है और इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इससे अगर हम देखें तो हमारा लेमडा आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर चाहे तो हम ऐसे अभी न लिखें, इसके नीचे ही ये बात लिखें और उधर और सिंप्लीफाई करें तो ज़्यादा हमारा अच्छा रहेगा। मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ? 1/450 है और इंटू 10⁻9 और माइनस 1/λ0, इतना लिखो। और राइट हैंड साइड में क्या लिख दो? राइट हैंड साइड में ये सब लिखते रहो। वेलोसिटी कितनी कितनी वेलोसिटी है वही ऊपर लिखते रहो। ये सब इन सब की जरूरत नहीं है। तो राइट हैंड साइड में V1 कितना आया है? क्या 2.55 इंटू 10⁻⁻2 है, और ये कितना है? 4.35 इंटू 10⁻⁻2। दोनों पे स्क्वायर है क्या? बोलो। Yes, sir. ये लिखना ज़्यादा आसान है, इसको हटा दें। तो अब हम इसको कट कर सकते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारा आसान हो जाएगा। और जो भी है हम इसे नैनोमीटर में ही लिख दें, ठीक है? तो 500 नैनोमीटर ही लिखो, बाकी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा जो लेमडा नॉट है वो भी नैनोमीटर ही में आ जाएगा। ओके, तो पहले इसको आप काटो 5 से। 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35। 3 से कट करो तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 3 9 जा 27/20 17/29 आ गया। ठीक है, अब 29 का इधर मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 29 का किस में मल्टीप्लाई? 1/500 नैनोमीटर और माइनस 1/λ0, और इसका किस में मल्टीप्लाई? 17 का। यहां तक समझ में आ गई? अब सब आंसर नैनोमीटर में आएगा। बोलो, फिर से बता दें क्या? ये किया, हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। ये देख लो, HC किया, फिर Yes, sir. ये कर दिया, और फिर काइनेटिक एनर्जी का कर दिया, जिससे एक ही वेरिएबल रह जाए। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में नहीं किया करते थे, एक वेरिएबल को हटाना पड़ता था ना, तो इसलिए ऐसा किया है। ये चीज़ हमने कर दी। ठीक है, लेमडा तक तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लेमडा तक नहीं जाओगी। लेमडा ही दिया है और वी दिया है, वहाँ तक तो जाना पड़ेगा ना, नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। ये सिंपलेस्ट मेथड है। अब इसे क्या करो, 1/λ0 का ये -29 है और उधर 17 का है, तो λ0 एक तरफ ले लो, ये इधर ले लो। सो 29/500 नैनोमीटर, और ये जब इधर लोगी तो क्या -17/450 नैनोमीटर आ जाएगा। देख लो, और 17/λ0 और प्लस 29/λ0। बोलो। Yes, sir.
अच्छा अब देखो ये 500 और 450 है, तो इससे कितना हो सकता है कि बिल्कुल सही आ जाए? ऐसा कोई एलसीएम बन सकता है क्या? 500 और 450 का बनाओ, जो 10 से तो पहले दोनों को काट दो, 10 तो दोनों में आएगा, कॉमन तक जाए तब तक काटते रहो। तो 5, 10 और 9 अब नहीं कटेगा, तो 100 और 45 4500 आया। तो ये 29 इंटू 9, और यहाँ से कितना आ गया 10, तो 170। और राइट में देखो नीचे सेम है, तो क्या ऊपर 8 बचेगा? बोलो। 12 बचेगा, 12 बचाओ, 12 आ गया। अच्छा आप देखो ऊपर जरा सब्ट्रैक्ट करो मल्टीप्लाई करके, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, तो 26 माइनस 170 अपॉन 4500, और नीचे इतना ही है अभी 12 बाई लैम्डा नॉट। इसको पता करो। एट्टी 91 ऊपर आ गया, और 4500 इट इज 12 बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट ऊपर ले जाओ, लेमडा नॉट ऊपर जाएगा तो क्या 12 इंटू 4500 बाई 91 आ जाएगा? ये सब नैनोमीटर में है। अच्छा आया है, यही आना चाहिए। 406 नैनोमीटर आ गया। अब हम क्या करें, हमें तो वर्क फंक्शन पूछा गया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो आ गई ना। अब यही पीछे आंसर देखो, क्या यही है? अरे कहाँ गड़बड़ी कर दी, कहीं गड़बड़ी की है बड़ी, फिर से देखना पड़ेगा। तो 500 लिया, 450 लिया, 2.55, 4.35, 2.55, 4.35, 25, 5, 40, ये हो गया, 3 दूनी 6, 3 और 27, और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17/29 आ गया, 17/29। तो 29 इधर चला गया, और 17 हो गया, 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहीं आपको भी कमी पता चले तो बता देना, माइनस, और ये प्लस में आ गया, यहाँ से 12 आया, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, प्लस 8 261। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 91, 12 आ गया, 12 इंटू। अब गाइड में देखते हैं, अब जो आपने किया यही है आंसर। गाइड देखते हैं, इसमें तो गलती नहीं हुई है कुछ। फाइव 30 बना गया ना। देखो गलती आप बताती नहीं हो ना, सबसे बड़ी बात तो यही है।
चुप रहने से कैसे चलेगा? बताओ कहाँ गलती हुई है? स्क्वायर था कि नहीं? बताओ। Yes, sir. तो बताया नहीं, ध्यान दिलाया करो। अब सेवन, मैंने भी नहीं देखा। हाँ तो 17 का स्क्वायर हुआ और ये 29 का स्क्वायर हुआ। अब क्या करें? तो ये 29 का स्क्वायर हो जाएगा और 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये सब भी होगा। ओके, तो अब तो ये चीज़ करो। 17 का स्क्वायर है तो 2890 तो यहाँ हो जाएगा। 2890 इधर क्या होगा? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर बताओ। सो -289, 841. अच्छा 841, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 289, 11 से 2 गया 13, 552. और ये आ गया 7, 552। ओके, तो ये 552 आ गया। लेफ्ट वाला भी कैलकुलेट करके हमें बता दो ऊपर से। ये सब ठीक कराओ। टू एट नाइन जीरो तो ये हो ही गया। और ये आपने बताया 841 में 9 का मल्टीप्लाई करो, ये 552 है। Seven, five, six, nine. 7569 में से ये सब्ट्रैक्ट करो। Four, six, seven, nine. 4679 आ गया। अब लेमडा नॉट इधर आया और ये हो गया 4679 नीचे आ गया, और 552 ऊपर है। 552 और 4679, इसे अब कैलकुलेट करो। अब ठीक आया है। इतने नैनोमीटर हो गया। अब कहता है एच निकालो, तो ये देखो ई किसके इक्वल होता है? के। तो ई क्या एच न्यू होता है? एच न्यू होता है, या एच सी बाई लेमडा होता है। और ये क्या होता है? एच सी बाई लेमडा नॉट होता है, और प्लस के खुद क्या होता है? क्या हाफ एम वी स्क्वायर होता है? Yes, sir. अब अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ मुझे एच नहीं पता है और सब पता है। क्यों? क्योंकि अभी हमें लेमडा नॉट भी पता चल गया ना। तो एच को बाहर निकालो, सी को भी बाहर निकालो, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, और इट इज, इसको मैं इधर ले लिया हूँ, और हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। और पहले की वेलोसिटी कितनी है? अगर देखा जाए तो 2.55 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर से मीटर में बदल लिया। और भी बहुत कुछ चीज़ें पता हैं, जैसे कि हमें एच नहीं पता है लेकिन सी तो पता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लेकिन लेमडा तो पता है, लेमडा कितना है? 500 है। तो लेमडा नॉट क्या है बताओ? दैट इज 500 डाल दिया, तो दैट इज शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, लेमडा तो लॉन्गेस्ट होती है ना, थ्रेशोल्ड होती है लॉन्गेस्ट। ओके ठीक है। अच्छा 1/530.88 हो गई, ये सब डाल दिया, इतनी बात हो गई।
और हाफ है तो 9.1 इंटू 2.55। ऐसे सवाल आएंगे नहीं, लेकिन अब कर लेते हैं, बुक में है तो कैलकुलेटर तो है ही, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। इतनी चीज़ हो गई। अब ये है तो इससे क्या किया जाए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा करो कि 500 इंटू 531 कर दो, अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक रहेगा ना? Yes, sir. उतना हम कहाँ लेके जाएंगे। और h है, सो h यहाँ लिखो और बाकी चीज़ सब उधर ले जाओ। 9.1 इंटू 2.55 और इंटू 2.55 और 3 भी नीचे ले आओ और इंटू 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर -35 कर दिया। ये कितना आया? 31 अपॉन 500 इंटू 531। और उस साइड जो भी आया 8 को भी ऊपर ले जाएंगे। 9.1 इंटू 2.55 इंटू 2.55 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 को भी ऊपर ले जाओ तो -8 हो जाएगा। -8 होने पे कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -43। 10 टू द पावर -43 हो गया। अब इन सब चीज़ों को भी उधर ले जाओ। सो ये 5 पॉइंट लिखो 0 और इंटू 5.31 इंटू 9.1 इंटू 2.55 इंटू 2.55 और अपॉन में 3 इंटू 31। 2 जीरो यहाँ से बचा है, 2 जीरो यहाँ से बचा, 4 बच गए। तो इसे क्या लिखो? -39। अब कैलकुलेट करो। फाइव 500 नैनोमीटर है, नैनोमीटर नहीं लिया हम लोगों ने ना, नैनोमीटर भी लेना पड़ेगा। 10 टू द पावर -9 है ना ये, बोलो। Yes, sir. तो ऊपर लिखोगी तो क्या लिख दोगी? वही -9। ये बात समझ में आई क्यों लिखा? Yes, sir. अब ये 10 टू द पावर 9 को कॉमन लेके नीचे ले जाओ अगली तरफ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 9 आ गया कि नहीं? Yes, sir. अब 9 को ऊपर ले जाओगी तो क्या बनेगा? -9 तो नीचे था। 500 नैनोमीटर, दैट इज -9 तो ऊपर 9 आया, 9 को नीचे ले गए। इसको अगली बार करेंगे, ये हो नहीं रहा है। आप अगर घर में करना हो जाए तो हो जाए। अब ये 9 भी तो गड़बड़ी करेगा, तो हो ही नहीं रहा, और भी और बड़ा बना देगा। एक बार इसको करके देखना, ठीक? हो जाए तो अच्छा है। छोड़ते हैं, क्योंकि ये 9 अब कितना बन जाएगा, और तो और निगेटिव बना देगा पावर। कहीं और भी बेसिक गलती कर रहे हैं, करना पड़ेगा। करके आप देखना, पता नहीं चल रही गलती। ठीक नहीं हो तो अगली बार करेंगे। ओके, Yes, sir. इतना ही रखो।